वो है रीते च तृतीया समासे। सूत्र का नाम है रीते च तृतीया समासे। ठीक है, रीते च तृतीया समासे। ये वार्तिक है रीते च तृतीया समासे। तो इसमें शब्द है रित। क्या शब्द है? रित। और अगला जो कह रहा है वो कह रहा है कि तृतीया समास, यानी ये वहां पर तृतीया समास होना चाहिए। यानी जो रित शब्द है उसके साथ में कौन सा समास होना चाहिए? तृतीय विभक्ति का समास होना चाहिए। तो जहां पर तृतीय विभक्ति का समास होगा और कौन से शब्द के साथ? रित शब्द के साथ, वहां पर वृद्धि संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक शब्द है सुखेन ऋतः। क्या शब्द है? सुखेन ऋतः। ठीक है, इसको मैं और स्पष्ट लिख देता हूं। ये है सुखेन और ऋतः। अब ये जो सुखेन शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। जैसे बालक शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप बनता है बालकेन, उसी प्रकार से सुख शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप बना सुखेन। तो यहाँ पर कौन सा समास हो रहा है? तृतीय विभक्ति का समास हो रहा है। और समास होने के बाद जो शब्द बचता है अपने पास वो बचता है सुख और ऋत। ठीक है, यानी समास होने के बाद जो कंडीशन आती है वो आती है सुख और ऋत, क्योंकि यहां पर तृतीय समास हो गया। और जहां पर तृतीय समास हो जाएगा फिर ये सूत्र काम करेगा वहां पर। और ये सूत्र कहता है कि ऋते च तृतीय समास है, यानी जहां पर ऋत शब्द के साथ में तृतीय समास हुआ है वहां पर वृद्धि संधि होगी। अब इस स्थिति को देखते हैं। सुख और ऋत। अब यहाँ पर ए आ रहा है, सुख के ख में क्या आ रहा है? ए, और इधर री आ रहा है। क्या आ रहा है? री आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो एक बार सोच के कि इस स्थिति में कौन सी संधि होनी चाहिए? गुण संधि पढ़ी थी ना अपन, वहां ये कंडीशन आई थी ए और री वाली। तो इस कंडीशन में कौन सी संधि होनी चाहिए? गुण संधि। लेकिन ये जो वार्तिक है ऋते च तृतीय समास है, ये वार्तिक कहती है कि ऋत शब्द के साथ में यदि तृतीय समास हुआ है तो वहां पर गुण संधि नहीं होकर के कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। तो इसलिए जो ये उदाहरण है ये भी कौन सी संधि का अपवाद है? ये भी गुण संधि का अपवाद है। और यहाँ पर गुण संधि नहीं होकर के और जो संधि होगी वो होगी वृद्धि संधि। इसलिए रूप बनेगा सुखार्तः। क्या बनेगा? सुखार्तः। अब गुण और वृद्धि में क्या अंतर है कि जहां पर गुण संधि होती है वहां पर आ की मात्रा नहीं आती है। यदि मान लो इसमें गुण संधि नहीं होती तो यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आती। और जहां पर वृद्धि संधि होती है वहां पर कौन सी मात्रा आती है? आ की मात्रा आती है। ठीक है, जैसे मान लो एक उदाहरण लिया अपन ने, ब्रह्म और ऋषि, ये उदाहरण लिया। अब यहाँ जो गुण संधि होकर के जो उदाहरण बनेगा वो ब्रह्मर्षि बनेगा, यानी ब्रह्मार्षि नहीं बनेगा, आ की मात्रा नहीं लगेगी। क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि। क्योंकि संधि कौन सी हो रही है? गुण संधि हो रही है इसलिए। लेकिन जहां वृद्धि संधि होती है वहां पर क्या बनता है? आ की मात्रा होती है, यानी वहां पर आर वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है? आर वृद्धि। क्योंकि अपन ने वृद्धि के बारे में पढ़ा था कि वृद्धि कितनी होती है? वृद्धि होती है 3। कौन कौन सी? आ, आई और औ। वृद्धि कितनी होती है? 3। आ, आई, औ। और गुण के बारे में पढ़ा था तो गुण कितने होते हैं? 3। ए, ओ। तो ये जो सुखार्त जो उदाहरण है, ये जो सुखार्त उदाहरण है ये आ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आ का। लेकिन यहां पर री को कार्य हुआ है, यानी री को कार्य हुआ है, इसलिए यहां पर रप्रत्व होगा। क्या होगा? रप्रत्व होगा। तो ये जो ऊपर जो र आ रहा है
ये रप्रत्व वाला र है। ठीक है, तो जहां पर भी री को कार्य होता है वहां पर क्या होता है, रप्रत्व। तो ये आ का उदाहरण है। ये जो सुखार्थ है कौन सी संधि का उदाहरण है, यानी आवृद्धि संधि का उदाहरण है। इससे पहले अब तक अपन ने जो पढ़े थे वो ऐ के उदाहरण पढ़े थे और औ के उदाहरण पढ़े थे, लेकिन ये जो सुखार्थ जो उदाहरण है ये कौन सी संधि का है, यानी आ का उदाहरण है ये। इसी प्रकार एक शब्द आता है ऐसे, दुखेन रीता है, तो यहां दुखेन रीता में भी तृतीय समास हो जाएगा, और तृतीय समास होकर के और फिर वही संधि होगी कौन सी, वृद्धि संधि, और रूप बनेगा दुखार्थ। ठीक है, यहां पर भी वही गुण संधि प्राप्त होती, लेकिन उसका अपवाद है द्वितीय तृतीय समास से, कि जहां पर रित शब्द के साथ में तृतीय समास हो वहां पर वृद्धि संधि होगी। तो ये दोनों उदाहरण आपके समझ में आ गए। ये कौन सी संधि के अपवाद है, गुण संधि के अपवाद है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके। इसके बाद में एक सूत्र आता है, प्रवत्सतर कंबल वसन दसारणा नाम ऋणे। इस प्रकार का सूत्र है, उसको भी समझते हैं। सूत्र है प्रवत्सतर कंबल वसन, और नीचे लिख देता हूं, दसारणा नाम ऋणे। ये सूत्र है, प्रवत्सतर कंबल वसन दसारणा नाम ऋणे। ये वैसे एक ही, पर मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि समझ में आ जाए। बाकी सब के ऊपर एक ही शिरोरेखा है, यानी एक ही सूत्र है ये, पर समझने के लिए मैंने अलग से लिखा है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि पहला जो शब्द है वो है प्र, इसके बाद जो दूसरा है वो है वत्सतर, इसी प्रकार अगला जो है कंबल, उसके बाद जो है वसन। ठीक है, और उसके बाद में जो है 10, क्या है 10, और उसके बाद में है ऋण, क्या है ऋण। अभी जहां दसारण लिखा ना, दसारण, दसारण, अब यहां भी आप सोच के बता सकते हैं कौन सी संधि है। आ की मात्रा आ रही है, ऊपर रह आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि है इसमें भी, इसमें भी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो दो शब्द निकल के आए यहां पर, कौन कौन से, 10 और ऋण, 10 और ऋण। तो लिख दिया अपन ने 10 और ऋण। उसके बाद में जो लिखा ऋणे, जो अंत में क्या लिखा, ऋणे, यानी इसका मतलब यह है कि इन शब्दों का इस शब्द के साथ, यानी इन शब्दों के बाद में यदि ऋण रहे तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। ये इसका अर्थ है कि प्रवत्सतर कंबल वसन 10 ऋण, इन शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द रहे तो वहां पर कौन सी संधि होनी चाहिए, वृद्धि संधि होनी चाहिए। जैसे उदाहरण से समझा जाए कि ये शब्द है प्र, और इसके बाद में दिया ऋण, क्या दिया, ऋण। ठीक है, तो प्र के बाद में ऋण है। अब यहां पर संधि कौन सी होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, क्योंकि अ प्लस री वाली स्थिति है, इसलिए यहां पर संधि कौन सी होनी चाहिए थी, गुण संधि होनी चाहिए, पर इसने उसका बाद कर दिया, यानी यह अपवाद हो गया इसका। और ये कह रहा है प्र के बाद में ऋण हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, और इसलिए वृद्धि संधि होगी, इसलिए यहां पर जो रूप बनेगा वो बनेगा प्रारणम। क्या बनेगा, ठीक है, प्रारणम बनेगा, यानी ऋणम है, तो क्या बनेगा, प्रारणम। ठीक है, तो यहां पर भी वो आ की मात्रा आ गई,
इसलिए वृद्धि संधि है। यानी इसको समझ सकते हो आप, यदि भूल भी जाए तो जहां पर आ की मात्रा हो वहां पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, री वाली स्थिति में। ठीक है, इसी प्रकार से वत्सतर, अगला जो उदाहरण है वो है वत्सतर और ऋणम। तो क्या बन जाएगा? वत्सत्रारणम। क्या बन जाएगा? वत्सत्रारणम। ठीक है, इसी प्रकार से अगला शब्द है कंबल। क्या है? कंबल। और ऋणम, तो ये बन जाएगा कंबलारणम। क्या बन जाएगा? कमलारणम। अब ये कमलारणम कैसे बनता है तो समझ में आ ही रहा है आपको, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं, इसको जैसे एक बार समझे अपन। जैसे कंबल है, अब कंबल में से ए निकाल दिया अपन ने, तो ये ल कैसा बचेगा? हलंत बच जाएगा, यानी व्यंजन बच जाएगा ये। बाद में इधर से अपन ने री ले लिया तो री गया यहाँ से, केवल क्या बचा यहाँ पर? ण और म बचा, णम बचा, यानी री अपन ने निकाल लिया। और ए प्लस और री, इसको अपन ने क्या कर दी? वृद्धि कर दी। ठीक है, और वृद्धि क्या कर दी अपन ने? आ। अब री को कार्य हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र। तो अब देखो इसको इसमें मिला दो, तो मिलाने पर जो रूप बनेगा, अब ये ल आधा है ना, यानी हल है, इसलिए इस ल में क्या मिल जाएगा? आ। तो क्या बन गया? कमला। ठीक है, और बाद में क्या शेष बच रहा है? न और मैं। क्या बच रहा है? न और मैं। अब ये र आधा है, इसलिए आधा कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। इसका ऐसा करके और ऐसे रूप बनते हैं। हालांकि वैसे आपको आता है, पर फिर भी मैंने एक बार इसको समझाया है। ठीक है, तो कमलारणम बना लिया। ऐसे ही वसन प्लस ऋणम। क्या उदाहरण है? वसन और ऋणम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वसनारणम। क्या बन जाएगा? वसनारणम। ठीक है, इसी प्रकार 10 प्लस ऋण, 10 प्लस ऋण। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? दसारण है। क्या रूप बनेगा? ऐसा बनेगा, दसारण है। ठीक है, इसी प्रकार ऋण प्लस ऋणम, ऋण प्लस ऋणम, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऋणारणम। ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऋणारणम। तो ये सब समझ में आया आपके कि प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, 10 और ऋण, इन शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द रहे तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। अभी जो सब उदाहरण है वो किसके अपवाद है? ये सब उदाहरण गुण संधि के अपवाद है। यानी इन सब स्थितियों में कौन सी संधि प्राप्त हो रही थी? गुण संधि प्राप्त हो रही थी। और गुण संधि क्यों प्राप्त हो रही थी? क्योंकि यहाँ ए और री वाली स्थिति है, यानी ए प्लस री वाली स्थिति है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि प्राप्त हो रही थी। पर उस गुण संधि के अपवाद के स्वरूप यहाँ जो सूत्र आया वो आया प्रवत्सतर कंबल वसन दसारणा नाम ऋणे। और इसके द्वारा ये सब उदाहरण आपने समझे। ठीक है, तो इन सब का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो उदाहरण है वो पढ़ते हैं अपन। एक सूत्र आता है उपसर्गात ऋति धातु। सूत्र का नाम है उपसर्गात ऋति धातु, ऐसा सूत्र है। तो उसको एक बार और समझते हैं। उपसर्गात ऋति धातु, ऐसा सूत्र है। उपसर्गात ऋति धातु। यदि इसको विच्छेद करके आप देखते हैं तो ये है
उपसर्गात, और रीति का मतलब है कि इसके बाद में री रहे। क्या रहे? री। यानी उपसर्ग के बाद में यदि री से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु है, यानी री से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु है, तो उस स्थिति में सूत्र काम करेगा कि उपसर्ग के बाद में, जैसे मान लो अपन ने कोई भी उपसर्ग लिया कि प्र उपसर्ग लिया, ठीक है, या परा उपसर्ग लिया। उपसर्ग समझते ही हो आप, उपसर्ग 22 होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। प्र, प्रा, अपसम, अनु, अव, निस, निर्दुस, दुर्वी, आंग, नियद्य, प्रति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, इस प्रकार से 22 उपसर्ग होते हैं। तो उन 22 उपसर्गों में से अपन ने 2 उदाहरण के लिए लिए। एक तो उदाहरण लिया अपन ने प्र उपसर्ग का, और एक उदाहरण लिया अपन ने परा उपसर्ग का। तो अब ये आगे जो कह रहा है कि री से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु है, जैसे एक उदाहरण लिया अपन ने रिच्छति। क्या उदाहरण लिया? रिच्छति। अभी जो रिच्छति है ये री से प्रारंभ हो रही है, ठीक है, यानी किससे प्रारंभ हो रही है? ये री से। तो इस सूत्र की कंडीशन लग रही है यहां पर, यानी ये जो सूत्र की स्थिति है वो यहां पर लागू हो रही है। क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है कि कोई भी उपसर्ग जो अवर्णांत हो, अवर्णांत का मतलब उसके बाद में या तो अ हो या आ हो। जैसे प्र है तो प्र में अ है, उसी प्रकार परा है तो परा में क्या है? आ है। तो ये यही कह रहा है कि ऐसा कोई उपसर्ग जो अवर्णांत हो, यानी अवर्ण उसके अंत में हो, अंत में उसके बाद में, जैसे प्र में अ आ रहा है बाद में और परा में आ रहा है बाद में। और ऐसी धातु जो री से प्रारंभ हो रही हो, तो जो री से प्रारंभ होने वाली जो धातु है वो यदि बाद में रहे तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि। लेकिन जो मूलतः जो संधि प्राप्त हो रही है यहाँ पर, वो प्राप्त हो रही है अ प्लस री वाली स्थिति में गुण संधि प्राप्त हो रही है। कौन संधि प्राप्त हो रही है? गुण संधि प्राप्त हो रही है। यानी प्र प्लस रिच्छति, परा प्लस रिच्छति, इन दोनों स्थितियों में कौन संधि प्राप्त हो रही है? गुण संधि प्राप्त हो रही है। लेकिन ये जो है वृद्धि संधि का अपवाद है, यानी इस सूत्र के द्वारा उनका बाद हो जाएगा, ठीक है। और जो रूप बनेगा वो वृद्धि संधि का बनेगा, प्र प्लस रिच्छति, तो ये बन जाएगा आपका रूप प्रार्चति। क्या बन जाएगा? प्रार्चति। इसी प्रकार परा प्लस रिच्छति, ये बन जाएगा परार्चति, ठीक है। इसी प्रकार से एक उदाहरण लिया अपन ने परा उपसर्ग का ही लिया, रिधनोति। उदाहरण है रिधनोति, परा प्लस रिधनोति, और ये बन गया परार्धनोति। क्या बन गया? परार्धनोति, ठीक है। अब परार्धनोति, ठीक है, यानी कहने का मतलब कौन सी संधि हो रही है यहाँ पर? वृद्धि संधि हो रही है। कौन संधि हो रही है? वृद्धि संधि हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 7 जो सूत्र थे इसको बोलते हैं सप्त विषय वृद्धि। यानी ये जो 7 उदाहरण अपन ने पढ़े, 7 जो सूत्र पढ़े, इनको बोलते हैं सप्त विषय वृद्धि। यानी जो 7 जो है ये किसी न किसी संधि के अपवाद है, इसलिए इनको सप्त विषय वृद्धि ऐसा इनका नाम दे दिया है। क्योंकि ये जो 7 है ये किसी न किसी संधि के अपवाद है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अगर समस्या है तो हम आपकी उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।